वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फाइनेंशियल मार्केट्स के चैप्टर में आज हम टॉपिक करेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉमनली नोन एज सेबी। बेटे सेबी एक बॉडी है। इनिशियली इट वाज सेट अप ऑन 12th April 1988. It was set up as an interim administrative body. पर्पस क्या था इसका? एक इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और दूसरा जो सिक्योरिटीज मार्केट है, शेयर मार्केट जिसको हम कॉमनली कहते हैं कैपिटल मार्केट, उसकी हेल्दी एंड ऑर्डरली ग्रोथ को प्रमोट करना। हेल्दी ग्रोथ मींस कि किसी मेल प्रैक्टिसेस ना हो, वहां पर हेल्दी ग्रो करे वो। ठीक है, तो ये दो पर्पस थे सेबी को सेटअप करने के। एक इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और दूसरा सिक्योरिटीज मार्केट की ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करना। सेबी वाज टू फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इसका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था दैट वाज अंडर Ministry of Finance, Government of India. But in the year 1992, 30th January 1992, यानी nearly 4 years के बाद SEBI was given a statutory status. Statutory का मतलब एक legal status। आपने +1 की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि गवर्नमेंट के अंडर जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं तो वो 3 तरीके से हो सकती है। 1, बाय मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करके मिनिस्ट्री में, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा, जिस तरह से सिंपल कंपनी फॉर्म करते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 1956, उस तरह से, लेकिन उसके मिनिमम 51% शेयर should lie with the government. And third way to form a public sector enterprise is by passing a special act in the parliament. ठीक है, तो जब हम एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास करते हैं, वो जो कॉर्पोरेशन बनती है वो होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस, एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। तो 1992 30th जनवरी को एक ऑर्डिनेंस पास करके, यानी एक स्पेशल ऑर्डर पास करके सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। लेटर ऑन दिस ऑर्डिनेंस वाज रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, सेबी एक्ट 1992। तो आपको पता ही है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आती है, उसको क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सो राइट नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सेबी? इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड अंडर सेबी एक्ट 1992। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड? क्या रीजन था सेबी को एस्टेब्लिश करने का? 1980s का जो फेज था बेटे, उस टाइम पे हमारी जो कैपिटल मार्केट थी, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज थी, इट विटनेस्ड अ ट्रिमेंडस ग्रोथ। यानी 1980s में लोगों को रियलाइज हुआ कि यस, देयर इज वन मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, यहाँ पर आप अपने पैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज वन गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो पीपल स्टार्टेड शोइंग देयर इंटरेस्ट। ठीक है, so lot of people started participating in the capital market. So this ever expanding investors population and market capitalization, जब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने लगे, इतने इन्वेस्टर्स का नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा मेल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है ना बेटे, जनरली ही बिलोंग्स टू जनरल पब्लिक। वो लोगों के कहने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इन्वेस्टर्स,
बट जनरली जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो लोगों के कहने पे, लोगों की एडवाइस पर ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जहां पे कोई कहता है कि यहाँ पे आपके पैसे डबल हो जाएंगे, वहां पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इस करके उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया ब्रोकर्स ने, कंपनीज ने, मर्चेंट बैंकर्स से ने, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स ने, ठीक है। सो ये सब लोगों के बिहाफ पे मेल प्रैक्टिसेस जो थी सिक्योरिटीज मार्केट में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। प्राइस रिगिंग होने लग गई। आर यू अवेयर व्हाट इज प्राइस रिगिंग? एनीवन? प्राइस रिगिंग क्या होता है बेटे? प्राइसेस को, सिक्योरिटीज के प्राइसेस को मैनिपुलेट करना या उनको प्राइसेस को बढ़ाना। एक होता है ना, मार्क प्राइसेस कैसे फिक्स होते हैं शेयर्स के, उनकी डिमांड और सप्लाई से। अगर आप उनके प्राइसेस को मैनिपुलेट करो, यानी कंस्पायर, 2-3 पार्टीज या कंपनीज मिलकर कंस्पिरेसी कर रही हैं, जिसके करके कंपनीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कंपनी के प्राइसेस डिफ्लेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिसमें उनका फायदा है, वो उस तरह से उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन प्राइसेस में जो होती है उसको कहते हैं प्राइस रिगिंग। इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस चल रही थी। फिर जो कंपनीज एक्ट है उसकी प्रोविजंस को कंपनीज नहीं मान रही थी। स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वायलेट हो रहे थे। शेयर्स को अलॉट करने में डिले किया जा रहा था। अनऑफिशियल प्रीमियम पर न्यू इश्यूज बेचे जा रहे थे। यू नो हाउ, व्हाट इट मीन्स टू सेल और इश्यू द शेयर्स ऑन प्रीमियम? कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि अभी रिसेंटली इतने ज्यादा आईपीओज आए हैं बेटे, आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम ऑन शेयर्स क्या होता है। एनीवन, कैन यू एक्सप्लेन? राना, कैन यू एक्सप्लेन बेटे? The excess amount on the nominal value of share is called premium. The company which has goodwill issue the shares on premium. Yes. तो एक होती है शेयर्स की फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू का मतलब 10 रुपए, फेस वैल्यू नॉर्मली होती है 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, ये फेस वैल्यू होती है, ठीक है। कल को अगर ये कंपनी डूब जाती है तो कंपनी ने आपसे जो कैपिटल है ना, मतलब अगर आपने 100 शेयर लिए कंपनी के और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है ना, आपने 100 लिए, तो आपको सिर्फ कंपनी कितना वापस करेगी? फेस वैल्यू के बराबर, यानी 1000 रुपए करेगी। लेकिन जब कंपनी ने आपको ये शेयर्स इशू किए, वो फेस वैल्यू पे नहीं किए, कंपनी ने प्रीमियम पे किए। प्रीमियम इज ऑपोजिट ऑफ डिस्काउंट। कोई चीज आपको डिस्काउंट पे मिल रही है, मतलब 10 रुपए वाली चीज 8 रुपए में मिल रही है, दिस इज इशूइंग एट डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन अगर 10 रुपए वाली चीज 12 रुपए की कंपनी आपको दे रही है, दिस इज सेलिंग एट प्रीमियम, ठीक है। तो जो फेस वैल्यू है वो मल्टीपल टाइम्स होती है, जो सॉरी मार्केट वैल्यू है या इशू वैल्यू है वो मल्टीपल टाइम्स होती है फेस वैल्यू से। यानी 10 रुपए वाला शेयर हो सकता है कंपनी आपको 100 रुपए में, 150 रुपए में बेच रही है, वो बाकी का जो है वो प्रीमियम है। लेकिन जब कंपनी कल को लिक्विडेट होती है तो आपको मिलना 10 रुपए पर शेयर है, चाहे आपने प्रीमियम पे लिया हुआ है, ठीक है, मिलना आपको फेस वैल्यू पे है। सो दिस इज अलाउड, ये लीगल है प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करना। लेकिन उस टाइम पे क्या चल रहा था? अनऑफिशियल प्रीमियम, ठीक है। एक होता है ऑफिशियली चलो आप कर रहे हो काम, अनऑफिशियल प्रीमियम कंपनीज ने अपने शेयर्स के ऊपर लगा दिया। तो सच काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस वर गोइंग ऑन। इन मेल प्रैक्टिसेस के करके जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था वो इरोड हो गया। लोगों ने, जो विश्वास लोगों का स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर था, वो उनका विश्वास चला गया और उनके ग्रीवेंसेस यानी कंप्लेंट्स अगेंस्ट कंपनीज, अगेंस्ट ब्रोकर्स, अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, ये बढ़ने लग गई। एंड माइंड इट, दिस वाज द फेस, ये जो 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, इसका एक कारण हर्षद मेहता स्कैम था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस web series that of Harshad Mehta? Raise your hands. How many of you have seen Scam 1992? Okay, only one child. 2, 3. Akriti, yes.
3 of you. बेटे मैंने आपको शायद +1 में भी बोला था, it's a kind of part of your curriculum to watch this movie. Now after reading, going through this chapter, now you do go and watch that series. It's really important for your knowledge. So वो जो स्कैम हुआ उस टाइम पे, हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया, तो उसके करके सेबी को ये एक्चुअली स्टेटस देना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने बहुत अपनी वेल्थ लूज की थी उस फेज में। पहले तो लोगों ने बनाई, क्योंकि उसने हर्षद मेहता के आने से मार्केट जो है बहुत ज्यादा राइज की थी, ठीक है, तो सेंसेक्स बहुत ज्यादा हाई चला गया था, तो लोगों ने बहुत पैसे कमाए। लेकिन जब उसका स्कैम पकड़ा गया तो मार्केट एकदम से नीचे आ गई थी, जिस करके लोगों के बहुत पैसे जो थे वो उड़ गए थे, ठीक है। सो ये उन मेल प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए, इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करने के लिए सेबी बनाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट और स्टॉक एक्सचेंजेस उस टाइम पे इन्वेस्टर्स के प्रॉब्लम्स को रिड्रेस नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन था, it was an interim administrative body under Ministry of Finance, Government of India, तो उस टाइम पे जो इसके जो प्रोविजंस थी, जो लीगल प्रोविजंस थी, उसमें ज्यादा पीनल प्रोविजन, मतलब पेनल्टी देने वाली प्रोविजंस एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में नहीं थी, ठीक है। सो इन व्यू ऑफ ऑल दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सेबी, ठीक है। ऑल राइट, नाउ पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, नेक्स्ट पे आते हैं, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। बेसिकली सेबी का पर्पस है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली मोबिलाइज हो सके। मोबिलाइज मींस इकट्ठे। अब सी, many households have surplus funds. These funds are useless if they are there in the passive form. अगर वो passive form में पड़े रहेंगे तो वो useless रहेंगे। तो उनको efficiently mobilize करना, मतलब household से इकट्ठे करना, efficiently इकट्ठे करना, यानी उनके ऊपर अच्छी return उनको दिलाना, and allocation of resources, और ये जो resources हैं इनको allocate करना, efficiently mobilize करना और फिर एलोकेट करना। एलोकेट करने का मतलब है इनको वहां तक पहुंचाना जिसको जरूरत है फंड्स की। देखो, फर्म सेक्टर तक फंड्स जाएंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। वो कैसे? फर्म्स के पास जितना पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो उतनी इन्वेस्टमेंट करेगी, उतनी आउटपुट जनरेट होगी, आउटपुट जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी, यानी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना विच वुड फैसिलिटेट efficient mobilization and allocation of resources through securities market. इससे पहले ये जो mobilization, here there are household, हमने किया ना, household है ये firm sector है, इसके पास surplus funds पड़े हुए, ये सेव करती है, ठीक है, और ये सेव करके बैंक्स को देती है। बैंक्स के पास फंड्स आ जाते हैं जो आगे फर्म सेक्टर को देती है। इन दिस वे बैंक्स आर परफॉर्मिंग एलोकेटिव फंक्शंस। बट नाउ सेबी का पर्पस क्या था कि बैंक्स के साथ साथ जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, यानी जो सिक्योरिटी मार्केट है, वो भी एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। तो सेबी इसीलिए सेटअप हुई कि हाउस होल्ड सेक्टर से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मोबिलाइज करके फर्म सेक्टर तक एफिशिएंटली ये एलोकेट करे जाएं, ठीक है। लोगों का स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में एज एन इंटरमीडिएरी विश्वास बने, ठीक है। लोग अपने ज्यादा से ज्यादा फंड सिक्योरिटीज मार्केट में डाइवर्ट करें ताकि फर्म सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिल सके और इकोनॉमी ग्रो करे, ठीक है। सो इट ऑल्सो एम्स टू स्टिमुलेट कॉम्पिटिशन एंड इनकरेज इनोवेशन। बेटे कंपटीशन की कमी थी उस टाइम पे, देयर वाज लैक ऑफ कंपटीशन। तो इसका सेबी का एक पर्पस ये भी था कि कंपटीशन को स्टिमुलेट किया जाए और
जहां पर कंपटीशन आएगा ना, वहां पे आप एक दूसरे को पीछे छोड़ने के नए नए तरीके ढूंढेंगे, तो इससे इनोवेशन इनकरेज होगी। आप जैसे, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं था, सिर्फ BSNL था जो आपको टेलीफोन प्रोवाइड करता था। सो एज ए रिजल्ट यू आर गेटिंग वेरी पुअर सर्विस एंड देयर वाज नो इनोवेशन। बट टुडे प्राइवेट सेक्टर इज देयर, लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर, सो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने से कंपटीशन स्टिमुलेट हुआ और उसके करके इनोवेशन भी इनकरेज हुई। ठीक है, तो इस यही पर्पस था सेबी का कि कंपटीशन को स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेशन मिलेगी और इनोवेशन भी इनकरेज होगी। ठीक है, सो दिस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स, इंस्ट्रूमेंट्स। इस ये जो इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना है, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि हमने रिसोर्सेज को फैसिलिटेट, इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन को फैसिलिटेट करना है और उनको फर्म सेक्टर तक एलोकेट करना है एफिशिएंटली। और दूसरा, हमने कंपटीशन को स्टिमुलेट करना और इनोवेशन को इनकरेज करना है। सो इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीजों को छेड़ना पड़ेगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस, उनकी आपस में रिलेशनशिप, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इन सबको ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, तभी ये इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अब ऐसा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है बेसिकली जो मार्केट के तीनों सेक्टर्स को केटर करे। ठीक है, जो तीनों की नीड्स को मीट करे। तीन कौन है? इन्वेस्टर। पहली पार्टी कौन सी है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या चाहता है? वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहता है। दूसरा क्या है? इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, फर्म सेक्टर, जो कि सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है, वो क्या चाहता है? वो फंड्स चाहता है, मिनिमम कॉस्ट पे उसको फंड्स मिल सके ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को या अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। और तीसरा क्या है? मार्केट इंटरमीडिएरीज। तीनों के इंटरेस्ट को हमने तीनों की नीड्स को मीट करना है, ऐसा इन्वायरमेंट सेबी के थ्रू क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? टू द इशूअर it aims to provide a marketplace which they can confidently look forward to for raising their finances, which they need in an easy, fair and efficient manner. ठीक है, जो इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज है, सेबी चाहता है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो ईश्वर है, ईश्वर मतलब फर्म सेक्टर है, उनको एक ऐसी मार्केट प्लेस मिल सके कि जब भी उनको फंड्स की जरूरत हो वो कॉन्फिडेंटली उस मार्केट की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ से हमें फंड्स मिल जाएंगे एक इजी, फेयर और एफिशिएंट मैनर में। आप देखो, अभी रिसेंटली नाइका ने अपना IPO निकाला, जोमेटो ने IPO निकाला। दे नो कि एक इजी, फेयर मैनर में हमें फंड्स मिल जाएंगे, और कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, सो द क्रेडिट टू सम एक्सटेंट कि आज लोग इन नई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि भाई हमारी वेल्थ कहीं लूज ना हो जाए। दे आर ओवर सब्सक्राइबिंग। जितने कंपनी अगर 100 के शेयर निकालती है तो लाख शेयर सब्सक्राइब हो रहा है। ठीक है ना, तो क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो सिक्योरिटीज मार्केट में आज बना हुआ है, एंड द क्रेडिट, यस, इट गोज टू सेबी। ठीक है, टू द इन्वेस्टर ये क्या देता है? इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट्स थ्रू एडिक्वेट एंड एक्यूरेट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। सेबी कहता है कि जो इन्वेस्टर है ना, इसका भी राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या थी कि जब इसको फंड्स की जरूरत हो, ये सिक्योरिटीज मार्केट की तरफ देख सके और इसको एक फेयर, एफिशिएंट मैनर में फंड्स मिल सके। इन्वेस्टर को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए कि उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके और टाइम टू टाइम कंपनी की जो भी एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूस बेसिस पर। ठीक है,
एंड टू द इंटरमीडियरीज, सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसके लिए सेबी क्या कर रही है, इट शुड ऑफर अ कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट विद एडिक्वेट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बना सकें, एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें, दोनों इन्वेस्टर्स को भी और इश्यूअर को भी। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट। आप देखो आज जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो ऑनलाइन है, तो जिन्होंने ये सीरीज देखी है हर्षद मेहता, उन्होंने देखा होगा उस टाइम पे किस तरह से दलाल स्ट्रीट में शाउट कर करके वो रेट्स बताते होते थे अपने शेयर्स के कि इस प्राइस पे लेने के, इतने शेयर मेरे को लेने, इतने शेयर मेरे को लेने हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता है, आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सो ये सेबी या ऑफ कोर्स देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी एज वेल, तो एक प्रोफेशनलाइज्ड इन्वायरमेंट है आज। ठीक है, सो सेबी का मकसद था एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो कि इन तीनों सेगमेंट्स की नीड्स को मीट कर सके। ठीक है, सो लेट अस स्टडी व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। नंबर 1, टू रेगुलेट। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाई गई सेबी? सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। बेटे देखो, अगर जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर? सम्यक, विच रेगुलेटरी बॉडी इज देयर? मैम दोबारा बोलना क्वेश्चन। वर यू नॉट लिसनिंग? मैम सुन रहा था। All right, so like Samyak and Rana, Gurjeet told you people कि बैंक्स के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है आरबीआई। ठीक है, इससे बैंक्स की जो फंक्शनिंग है वो बड़े सही ढंग से ऑर्डरली चलती रहती है। इसी तरह से सेबी जो है उसका ऑब्जेक्टिव है स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, टू प्रमोट दी ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ दीज मार्केट्स, एक्सचेंज। ठीक है, सेकंड बेटे, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं बेटे वो अपनी लाइफ टाइम की पूंजी सिक्योरिटीज मार्केट में लगा देते हैं। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बॉडी चाहिए हमें। ठीक है, उनको गाइड करने के लिए कोई बॉडी चाहिए, उनको एडुकेट करने के लिए हमें कोई बॉडी चाहिए। सो सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड to protect the rights and the interests of the investors, particularly individual investor. You know who are individual investors? अगर हम और आप शेयर्स खरीदते हैं तो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स या कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, या म्यूचुअल फंड कंपनीज के शेयर्स खरीदती हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर्स होती हैं। ठीक है, हम लोग क्या हैं? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज मोर वल्नरेबल, मोर प्रोन टू दीज फ्रॉड्स। सो इसीलिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको एडुकेट करना, दिस वाज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। Third objective is to prevent trading malpractices and achieve a balance between self-regulation. हाफ करके पढ़ते हैं इस लाइन को। To prevent trading malpractices, जितनी भी malpractices चल रही हैं, trading malpractices, buying and selling में शेयर्स के बाइंग और सेलिंग में ट्रेड प्रैक्टिस malpractices चल रही हैं, उनको प्रिवेंट करना। And to achieve a balance between self-regulation by the security industries and its statutory regulation. कुछ rules and regulations हैं जो इसके अपने statutory हैं, यानी जो कि उसके एक्ट में, सेबी एक्ट में बनाए गए हैं, और कुछ सेल्फ रेगुलेशंस हैं। ठीक है, जो कि सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, तो उनके बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक, देन टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना। देखो, जहां पे कोड ऑफ कंडक्ट होगा ना, वहां पे एक फेयर मैनर में काम चलेगा। आप लेट अस से हम एम्प्लॉइज हैं एक स्कूल के, यहाँ का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है,
तो उस केस में हमें, अगर हम कोई रूल वायलेट करते हैं, तो our the boss cannot tell us कि नहीं you are violating this because there is no code of conduct. So but when there is a code of conduct, then you have to abide by that code of conduct, and if you do not abide by that, you can be penalized for that. मतलब code of conduct होगा तभी हम एम्प्लॉइज को कह सकते हैं या कंपनीज को कह सकते हैं कि आपने इस रूल को ब्रेक किया है, आपने इसको, इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है। तो इसीलिए एक कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना, ठीक है, और रेगुलेट करना, और जो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं। मर्चेंट बैंकर्स वही होते हैं बेटे जो शेयर्स में डील करते हैं, कंपनीज के शेयर बेचते और खरीदते हैं। तो ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये फेयर प्रैक्टिसेस करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ज्यादा कंपटीशन होगा, उनमें कॉम्पिटिटिव रहेंगे और प्रोफेशनल रहेंगे। वी नीड, आज के टाइम पे ना एक प्रोफेशनल अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल अप्रोच उनमें एक आए, तो इसके लिए भी सेबी, ये भी सेबी का एक ऑब्जेक्टिव था, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय intermediaries, brokers, merchant bankers, to make them more competitive and professional. ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं? यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट है? यू कैन